आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हूल जौहार। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एक नाटककार के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का हमारे से परिचय होता है और उनका लिखा हुआ नाटक दो चेहरे एक नाटककार के तौर पर मजदूर संघर्षों के ऊपर आधारित था, जिसका सफल मंचन कई मंचों से सफलतापूर्वक हुआ। अब आगे देहरादून आने के बाद इस नाटक से मेरी नाट्य गतिविधियां शुरू हो गई थी। इसी बीच वातायन देहरादून ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अर्थात NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से प्रशिक्षित सईद खान के निर्देशक में एक नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया था। मैं भी उसमें शामिल था और वातायन का यह सक्रिय सदस्य बन गया था। इस वर्कशॉप में रिहर्सल के दौरान ही इम्प्रोवाइजेशन के तहत नाट्य आलेख भी तैयार होने लगा था, जिसके लिए अवधेश कुमार एक लेखक के तौर पर इस कार्यशाला में शामिल थे। कार्यशाला लगभग 3 महीने चली थी। उन्हीं दिनों राजस्थान में घटित चर्चित रूप कुंवर सती कांड पर इस नाटक की परिकल्पना करके कोयला भईना राख का नाट्य आलेख तैयार किया गया था। इसमें मैंने 2 भूमिकाएं की थी, एक थी नेता की तथा दूसरी एक शिक्षक की। इस नाटक में लगभग 30 अभिनेता थे। 25 प्रस्तुतियां इस नाटक की हुई थीं। 25 प्रस्तुतियों का मतलब होता है एक सफल मंचन हर मंच से, और इसमें एक ही नाटक में वे 2-2 भूमिकाएं निभाते हैं, जो अपने आप में एक चैलेंज है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनारस में एक नाट्य महोत्सव नागरी प्रचारिणी महागार में संपन्न हुआ था, जिसमें कोयला भईना राख की प्रस्तुति को पसंद किया गया था। बनारस के समाचार पत्रों ने मेरे अभिनय की प्रशंसा की थी। क्यों ना हो, एक ही नाटक में 2 दोहरी भूमिका निभाना कितना चैलेंज वाला काम हो सकता है। अपने मोड को बार बार चेंज करते रहना। वातायन की अगली प्रस्तुति में भी मुझे मुख्य भूमिका दी गई थी, जिसमें मैंने एक 65-70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के विविध आयामों को प्रस्तुत किया था, जिसके निर्देशक में दादा नाम से प्रख्यात अशोक चक्रवर्ती थे। लेकिन देहरादून में मेरी यह सक्रियता ज्यादा लंबी नहीं चल पाई थी। मेरे सास ससुर उम्र के उस पड़ाव में आ चुके थे जहां उनको देखभाल की जरूरत थी। मैंने उन्हें अपने साथ रखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वे अपनी जगह छोड़ने को बिल्कुल तैयार न थे। अंत में मैंने यही निर्णय लिया कि मैं अपनी गतिविधियों को कुछ कम करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं। तो ये पहले भी प्रसंगों में जिक्र है कि वे बोलते हैं जब कि आप लोग हमारे साथ रहिएगा, तो तब चंदा जी के अब्बा जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि आपकी अम्मा जाना चाहें तो वे जा सकती हैं, पर मैं तो यहीं रहूँगा। उस वक्त ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का मन बेहद शोभ से भर जाता है कि ये लोग अपनी कमियों में भी कितने आराम से रह लेते हैं। अपनी कमियों को किस तरह इन्होंने अपना लिया है, कहीं कोई उमंग नहीं है इन लोगों में। सुबह ऑफिस जाने से पहले उनके लिए चाय नाश्ता और दोपहर का खाना लेकर जाता था। वे न्यू रोड पर कलालू वाली गली में रहते थे और हम लोग कर्णपुर में लगभग 2 किलोमीटर का फासला था। शाम को ऑफिस से लौटते ही उनके लिए रात का खाना लेकर जाता था। कुछ देर उनके पास रहता था। वापस घर पर पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 बज जाते थे। देहरादून में नाटकों की रिहर्सल का समय था शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच, यानी मेरे वहां पहुंचने से पहले ही सब लोग अपने अपने घर जाने के मूड में होते थे। यदि यह एक आध दिन की बात होती तो चल भी जाता, लेकिन ये तो रोज का काम था। एक रूटीन बनाना पड़ता है, तभी थिएटर का अनुशासन भी बनता है। इसलिए यही तय हुआ कि थिएटर से खुद को दूर कर लिया जाए, और इस तरह मेरी थिएटर की गतिविधियां समाप्त हो गई थी। यह वही दौर था जब मेरी कहानियां हंस में छपना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर एक कुशल अधिकारी के तौर पर, साहित्यकार, समाजकर्ता के तौर पर और एक नाटककार के तौर पर होने के साथ साथ एक पारिवारिक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर भी उनका चरित्र हमारे सामने उभर कर आता है। छुट्टियों के दिन मैं और चंदा दलित बस्तियों में बिताना पसंद करते थे। कभी इंद्रेश नगर तो कभी पथरिया पीर।
छबील बाग तो कभी DL रोड, चंदर नगर आदि में हम अक्सर जाते रहते थे। इंदिरा कॉलोनी में हरीश वाल्मीकि के साथ मिलकर हमने बस्ती बस्ती डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना भी शुरू किया था, जिसमें हमें काफी सफलता मिली थी। युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा था। 6 दिसंबर को बाबा साहब का निर्वाण दिवस वाले दिन स्कूटर रैली का सफल आयोजन कर चुके थे। एक बस्ती से दूसरी बस्ती यह रैली जाती थी। सुबह 6 बजे से शुरू करके यह रैली 9 बजे खत्म होती थी। हर एक बस्ती में एक आम सभा रखी जाती थी, जिसमें बाबा साहब के बारे में लोगों को बताया जाता था। साथ ही उनके अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से भी उन्हें अवगत कराते थे, अर्थात पे बैक टू सोसाइटी के लिए भी एनकरेज करते थे और समझाते थे कि पे बैक टू सोसाइटी क्यों इतना जरूरी है, अपने समाज में रहते हुए अपने समाज के लिए काम करने की क्या अहमियत है। रात में टाउन हॉल देहरादून में एक सभा रखी जाती थी, जिसमें विद्वानों के विचार रखे जाते थे। यह सिलसिला काफी वर्षों तक चला था, जिसने दलितों में एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी थी। इस कार्य में हमारे साथ अनेक कॉलेज छात्र ONGC के आनंद कुमार शामिल थे। मैं अकेला ही चला था गाली बेमंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बढ़ता गया। यहाँ पर इस बात को वे पूरी तरह चरितार्थ करते हैं कि एक व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय के साथ उठकर खड़ा हो जाए तो क्या कर सकता है यदि उसमें आत्मबल है। ये प्रसंग बार बार दोहराऊंगी और ये प्रसंग इनमें बार बार आएंगे भी। काफी समय से अपने कविता संग्रह के प्रकाशन की जुगत में लगा था, लेकिन जहां भी गया निराशा ही हाथ लगी। इन कविताओं के विषय को लेकर ही प्रशासक आशंकित थे। क्योंकि ये दलित जीवन के संघर्षों का ब्यौरा थी, सामाजिक दृष्टिकोण के कुरूपता को उजागर करती थी। इसलिए सभी लोग आशंकित थे कि पता नहीं इन कविताओं का क्या रिस्पॉन्स होगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाशक के खिलाफ ही लोग उठ खड़े हों। देहरादून के मित्रों का आग्रह था कि यह सही समय है, कम से कम एक संग्रह तो आ ही जाना चाहिए। लेकिन जब कहीं कोई बात नहीं बनी तो यही तय किया गया कि अपने खर्चे पर इसे छापा जाए। मेरे मित्र विजय गौड़ ने पहल की और युगवाणी प्रेस से बात की। संजय कोठियाल उन दिनों युगवाणी प्रेस चला रहे थे। बहुत पुरानी प्रेस थी। युगवाणी नाम से एक पत्रिका भी वहां से निकलती थी। विजय गौड़ ने उनसे बात की तो वे इस बात पर सहमत हो गए थे कि जो भी खर्चा आएगा बस वही दे देना, इसके अलावा एक भी पैसा हम नहीं लेंगे, और पांडुलिपि उनके हवाले कर दी थी। बाकी सारी जिम्मेदारी विजय गौड़ ने अपने ऊपर ले ली थी। पुस्तक का मुख्य पृष्ठ रतिनाथ योगेश्वर ने डिजाइन कर दिया था। इस संग्रह में मात्र 19 कविताएं रखी गई थी। पुस्तक का नाम सदियों का संताप था, इनका पहला कविता संग्रह। मैं हर रोज जाकर पुस्तक की प्रगति देख लेता था। काम काफी संतोषजनक ढंग से चल रहा था। यह घटना फरवरी 1989 की है। मदन शर्मा जी से जब मैंने इस कविता संग्रह के प्रकाशन की चर्चा की तो वे कहने लगे, पुस्तक छपने से देने से पूर्व अपने महाप्रबंधक से अनुमति ली है? मैंने कहा नहीं। उनका कहना था कि अनुमति लेना जरूरी है, वरना प्रशासन किसी भी समय आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। मैंने रूल्स और नियमों की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें साफ लिखा था कि साहित्य, कला और विज्ञान संबंधी पुस्तक प्रकाशक या कार्य करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन मदन शर्मा जी का कहना था कि अनुमति ले लो, बाद में कोई बात ना हो जाए तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन दिनों तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लेखकों, कलाकारों आदि को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। अधिकारियों में बहुत कम लोग थे जो लेखन को गंभीरता से लेते थे। ऐसे लोगों के प्रति अधिकारियों का रवैया नकारात्मक ही होता था। ज्यादातर अधिकारी ऐसे लोगों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। स्थितियां प्रतिकूल थीं, अर्थात प्रशासन को भी इन सब चीजों से डर लगता था। प्रशासनिक अधिकारी भी इन सब चीजों से डरे रहते थे। इन सब चीजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ साहित्य में ही नहीं, प्रशासनिक कार्यालयों में भी एक अदृश्य सत्ता काम करती है, जो इस तरह के लोगों को डिस्करेज करती है, लगातार उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करती है, ताकि सच्चाई सबके सामने ना आ सके। यदि कोई लेखक है,
कवि है या इस तरह के किसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो वे जरूर कभी ना कभी तो उसका लेखक मन, कवि मन जागेगा, कभी तो उसका जमीर अंदर से आवाज देगा कि ये गलत है, इसके खिलाफ लिखो। इसलिए शायद प्रशासन को इन सब गतिविधियों से हमेशा भय लगा रहता होगा और वे इसमें अड़चन अटकाने की पूरी कोशिश करते होंगे। मदन शर्मा जी की बात मानकर मैंने पुस्तक प्रकाशन की अनुमति के लिए आवेदन कर दिया था। महीने भर तक मुझे उस आवेदन का कोई उत्तर जब नहीं मिला तो मैंने प्रकाशन अनुभाग के प्रभारी JN सिंह से कहा, मिस्टर सिंह, मैंने पुस्तक प्रकाशक के लिए अनुमति मांगी थी जिसका मुझे अभी तक कोई भी उत्तर नहीं मिला है। क्या ये मान लिया जाए कि अनुमति है, क्योंकि मेरे आवेदन को ठीक 1 महीना हो गया है। JN सिंह मेरी बात सुनकर हड़बड़ा गए थे। कहने लगे, मैं देखता हूँ आपका आवेदन इस समय कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। मैं वापस आ गया था। लगभग आधे घंटे बाद सिंह ने मुझे फोन करके बताया, आपने अपने आवेदन के साथ कविताओं की कॉपी नहीं लगाई है, इसलिए आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप कविताओं की कॉपी भेज दें तो हम इसे आगे बढ़ा देंगे। सिंह ने प्रशासनीय ढंग से बात की। यह बात कहने में आपको 1 महीना लग गया, वह भी मेरे याद दिलाने पर। मिस्टर सिंह, मेरे आवेदन को आगे बढ़ाइए। कविताओं की पांडुलिपि मैं नहीं दूंगा, मैंने जोर देकर कहा। लेकिन बिना कविताओं की कॉपी देखे ये कैसे पता चलेगा कि आप क्या छपवा रहे हैं? उसने प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग किया। अगर मैंने कविताओं की पांडुलिपि आपको दे भी दी तो उसे आप किसे दिखाएंगे? मैंने पूछा। क्यों, हम देखेंगे? उसने ऐंठ दिखाई। आप? मैंने सवाल किया। क्यों, इतना आश्चर्य क्यों? क्या हम उन कविताओं को देखकर उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते? सिंह ने तीखा सवाल किया। मिस्टर सिंह, बेहतर होगा इस मुद्दे पर हम बहस ना करें। जो भी आपको लिखकर देना है वह दे दीजिए, मुझे मेरे आवेदन का उत्तर चाहिए। आप महीने भर से चुप बैठे हैं, क्या मुझे वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस बारे में बात करनी चाहिए? मैंने भी वैसा ही तीखापन दिखाया। मैं जानता था कि ऐसे नहीं मानेगा। तो देखा आपने, जहां जरूरी होता था वे विद्रोही हो जाते थे, लेकिन जहां जरूरी नहीं होता था वहां वे सौहार्द बढ़ाने की पहल भी करते थे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। यदि आप कविताओं की कॉपी नहीं देंगे तो मैं इस आवेदन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सॉरी, अनुमति देना या ना देना मेरे हाथ में है। सिंह ने अपने प्रशासनिक पद का भरपूर रुतबा दिखाने की कोशिश की। अच्छा, आपके हाथ में है? मुझे जानकारी नहीं थी मिस्टर सिंह कि आप ही इस फैक्ट्री के महाप्रबंधक हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मैं तो अभी तक SN गुप्ता जी को ही महाप्रबंधक समझ रहा था। अब मेरी भी सुन लो, ये कविताएं तो छपेंगी ही, आप अनुमति दें या ना दें। भारत सरकार के नियम और CCR रूल्स मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही, मैंने हंसते हुए कहा। तो यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन यानी कि कायदे कानून की जानकारी भी होनी कितनी अहम है, ये इस प्रसंग से झलक चुका है अब तक। मैं सीधे संयुक्त महाप्रबंधक प्रशासन रत्न प्रकाश जी से मिला और उन्हें अपनी समस्या बताई। साथ ही यह भी कि 1 महीना हो गया है मेरे आवेदन को, जो अभी तक मिस्टर JN सिंह के मेद से आगे नहीं सरका है। क्या ये माना जाए कि फैक्ट्री प्रशासन को मेरी पुस्तक प्रकाशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी मैं इस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हूँ? रत्न प्रकाश जी ने मेरी बात को गंभीरता से लिया। मैं पता करता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है। उसने फोन करके सिंह को अपने ऑफिस में बुला लिया था। मुझे वहां देखकर वह समझ गया था कि मामला सीरियस हो चुका है। रत्न प्रकाश जी ने उसे देखते ही सवाल किया, क्यों मिस्टर सिंह, इनको परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? सर, मैंने मना थोड़ी ही किया है, लेकिन इन्होंने आवेदन के साथ कविताएं जो प्रकाशित होंगी उसकी प्रति नहीं दी। जब मैंने मांगी तो ये इनकार कर रहे हैं। सिंह ने सफाई दी। सर, यह भी पूछ लीजिए इन्होंने मुझसे कब प्रति मांगी? मैंने कहा। इससे पहले कि रत्न प्रकाश जी कुछ पूछते सिंह उछल पड़े। सर, आज ही इनसे कहा है। यानी ये श्रीमान महीने भर चुपचाप बैठे रहे और जब मैंने पूछा कि ये पांडुलिपि मांग रहे हैं, महीने भर का समय इनको कम पड़ गया, मैंने उनको ही उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। रत्न प्रकाश बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, दे दो पांडुलिपि, उसमें क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है सर, पर ये उन कविताओं का करेंगे क्या? समकालीन कविता के बारे में ये कितना जानते हैं, यह भी तो मैं जानना चाहूंगा। कविता का अर्थ को अभिधा में से भी जब ये पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। और फिर मैंने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह एक साहित्यिक पुस्तक है। फिर इनको क्या दिक्कत है, यह भी बताएं, मैंने जोर देकर कहा। कुछ देर रत्न प्रकाश जी सोचते रहे, फिर बोले, मिस्टर सिंह, दे दो अनुमति। वाल्मीकि जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इनकी किताब छपेगी तो फैक्ट्री का भी तो नाम होगा। यह क्यों नहीं सोचते हो? जाओ अनुमति पत्र बना कर लाओ, मेरे हस्ताक्षर से इन्हें दे दो, जल्दी लेकर आओ। तब तक ये यहीं बैठे हैं। सिंह आधे मन से गया। दरअसल उसकी आदत थी कि लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए भी तंग करना। मैं यह भी जानता था कि यदि मैंने कविताओं की पांडुलिपि उन्हें दे दी तो मेरी कविताएं पढ़कर मिस्टर सिंह जो फीडबैक वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे, उसके बाद तो सदियों का संताप कभी छप ही नहीं पाएगी, क्योंकि वे सब दलित स्वर की कविताएं हैं। तो शायद सिंह साहब ये जानते थे कि ये दलितों के हितैषी हैं, हिमायती हैं, खुद भी उसी वर्ग से आते हैं, तो इनकी कविताओं में भी कुछ उसी तरह की बातें होंगी और वे यथासंभव प्रयास करके इसको रुकवाना चाहते थे। पहले तो उन्होंने बड़ा ही ढुलमुल रवैया अपनाया 1 महीने तक, और फिर जब वाल्मीकि जी ने उनसे सख्ती से बात करी तब वे बोलने लगे कि एक पांडुलिपि चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस बात को जानते थे कि यदि पांडुलिपि दे दी तो अर्थ का अनर्थ होने में देर ना लगेगी, और फिर ये कविता जो महत्वपूर्ण वे समझ रहे थे, ये कविता संग्रह को लोगों के सामने शायद कभी भी ना आ सकेगा। उस समय तक साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक भी उन कविताओं को अच्छे नजरिए से नहीं देख रहे थे। पहले ही जिक्र हो चुका है कि साहित्य में भी एक सत्ता होती है जो ऐसे लोगों को ऊपर आने से रोकती है। वह बेचारा तो एक सरकारी नौकर था, साहित्य आंदोलन की उसे क्या पड़ी थी। वह भी उन कविताओं को पढ़कर मेरे बारे में कुछ गलत धारणाएं ही बनाता, जो मेरे रास्ते में स्वाभाविक रूप से अवरोध ही पैदा करती। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग जो सरकारी पदों पर बैठे हैं, वह चीजों को डैमेज करने में सिद्धहस्त होते हैं। एक बार संग्रह छप गया तो वह इसे कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने से ऐसे लोग बहुत दूर होते हैं। यह मैं इतने वर्षों के अनुभव से समझ चुका था। जे.एन. सिंह का रवैया वैसे भी दलितों के साथ संदिग्ध था, इसे सभी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उसका दांव मुझ पर नहीं चला था। सिंह के जाने के बाद रत्न प्रकाश जी ने मुझसे पूछा, पांडुलिपि देने में इतनी आनाकानी क्यों है? मैंने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहा था, सर, सिंह जैसे लोग कविता की अभिव्यंजना को कितना समझ सकते हैं, अर्थात उसके अंदर कही गई बातों को जो इशारों में भी हो सकती हैं, रूपक के तौर पर भी हो सकती हैं, जिसे हम एलिगरी कहते हैं अंग्रेजी में। कविता को सीधे सीधे नहीं समझा जा सकता। एक बार उसने यदि आपको भी आकर कुछ उल्टा सीधा उन कविताओं के बारे में कहा होता तो हो सकता है आप भी उसकी बात से सहमत हो जाते, और यदि इन कविताओं में से कोई बात सामने आती है या इन पर कोई आरोप लगता है तो जिम्मेदारी तो मेरी है, मुझे भी तो नौकरी करनी है। क्या मैं ऐसा कोई काम करूंगा जो मेरी नौकरी को ही खतरे में डाल दे? नहीं सर, मैं अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी समझता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे रास्ते में अवरोध बनकर खड़ा हो जाए। वे एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, इसका जिक्र कई जगह पर होता है। लेखकीय भूमिका में भी इस चीज़ का जिक्र है कि वे एक अनुशासन प्रिय अधिकारी थे, और अभी थोड़ी देर पहले प्रसंग में आया कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह निर्वाह करना जानते थे। और फिर वे ये भी जानते थे कि एक बार प्रतिरोध तो करके देखिए, फिर कोई अवरोध नहीं रहता। इतनी जद्दोजहद के बाद मुझे उस रोज अनुमति मिल गई थी। जब मैंने ये सब मदन शर्मा जी को बताया तो वे बहुत देर तक सोचते रहे और बोले, इस डिपार्टमेंट को साहित्य जैसी चीजें बेकार की बात लगती हैं, ये कभी भी लेखकों को प्रोत्साहित नहीं करते। उन्होंने ये काफी दुखी मन से कहा था। उसके बाद मेरी जो भी पुस्तक छपी, मैंने कभी अनुमति नहीं मांगी थी, वह आखिरी अनुमति थी। यदि मैं इसे अपने शब्दों में बयां करूं तो कुछ यूं कहूंगी,
एक बार तो कर प्रतिरोध, फिर न रहेगा कोई अवरोध। आपके रास्तों में रुकावट ना हो, उसके लिए सबसे पहला पत्थर आप ही को हटाना है। उसके बाद अपने आप वो हटते चले जाएंगे। उसके बाद मेरी अनेक पुस्तकें छपी, लेकिन मेरे विभाग के अधिकारियों को कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि जब मेरी एक कहानी खाना बदोश एनसीईआरटी की पुस्तक में शामिल की गई और उस पर एक राजनीतिक दल के सांसदों ने संसद में हंगामा किया कि इस कहानी को पाठ्यक्रम से हटाओ, तब भी मेरे विभाग को कोई खबर नहीं लगी थी। जबकि महीने भर तक टीवी चैनल्स पर काफी विवाद चलता रहा, लेकिन मेरे विभाग को इसकी कोई खबर नहीं लगी थी। मैं उस वक्त काफी चिंतित था कि यदि मेरे विभाग को इसकी जानकारी मिल गई तो पता नहीं विभाग क्या कार्रवाई करेगा। हो सकता है मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कदम उठाए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला था। ऐसा था मेरा विभाग, जहां मैंने 40 वर्ष नौकरी की थी और सुरक्षित बाहर आ गया बिना किसी दाग धब्बे के। कितना व्यंग्य है, कितना कटाक्ष है विज्ञान पढ़ने वालों पर। बहुत कम ही विज्ञान पढ़ने वाले लोग होते होंगे जिनका साहित्य की तरफ रुझान होता होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की तरह। महीने भर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन इन्हें पता तक नहीं चला। इनके विभाग में किसी को भी, एक को छोड़िए, किसी को भी नहीं पता चला। किसी अधिकारी ने इस बारे में चर्चा नहीं करी। मतलब कितना उन्हें इंटरेस्ट था, लेकिन यदि उन्हें मौका मिलता तो वे इनकी रचनाओं को रुकवाने का पूरा बीड़ा उठाकर बैठे हुए थे और छपने से रोकने की पूरी कोशिश करते। सदियों का संताप कविता संग्रह ने हिंदी दलित कविता में अपना एक स्थान बनाया था। पाठकों में ही नहीं, आलोचकों में भी इस संग्रह की कविताओं में दलित स्वर को महसूस किया था। इस संग्रह की अनेक कविताओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ और हिंदी दलित कविता की पहचान स्थापित करने में इस संग्रह की अहम भूमिका थी, जिसे आलोचकों और पाठकों ने गंभीरता से लिया था। तो ये है ताकत आत्मबल की। बार बार मैं इस बात को दोहराती चल रही हूं, क्योंकि इस आत्मकथा का सार ही आत्मबल है। और अकेले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कारवां शुरू किया था, जिसमें आज कितने सारे लोग शामिल हो गए हैं। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि कोई आपके साथ है या नहीं। यदि आप अकेले उठ के खड़े हो जाएंगे तो किसी ना किसी को तो आपको देखकर हौसला मिलेगा, किसी को तो शर्म आएगी कि वे अकेला कर सकता है, तो यदि हम 1 से 2 हो जाएं तो कितना कर सकते हैं। आज का एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।